नंबरों पे फ्रांस है जिसके पास 4000 प्लस टन सोना है। तो आप 1 और 2 के बीच में जाके बैठ गए, तो भारत तो बन गया सोने की चिड़िया, फिर तो बात ही खत्म। बिल्कुल, अगर ऐसे गन्ना और नहीं हो ऐसे रहा गन्ना को ऐसा अभी कोई परिस्थिति नहीं बन रही। मतलब कैसे ऐसी गन्ना को अगर ज्योतिषीय गन्ना से जोड़ेंगे, ये केवल जियोलॉजिस्टिक सर्वे के हिसाब से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सोना है, हाँ। या यहाँ पर कोई मेटेलिक चीज है। नहीं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो वहां पर सॉइल टेस्टिंग की है, जो मिट्टी का परीक्षण किया है, उससे उन्होंने बड़े उत्साहित होकर कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी, मिट्टी के परीक्षण से सोने की खुशबू मिल गई उनको। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने भी जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स किया है। नहीं, मुझे ना मिट्टी के ऊपर सोना बता दे, फिर तो सारे वैज्ञानिक भारत में झोला और परख नली लेकर उनको पूरे भारत के भ्रमण में भेज देना चाहिए। क्या फर्क है कि मिट्टी को अपनी परख नली में डालो और बताओ सोना कहाँ है, वहां खोदो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब ऐसे अगर होने लग जाए तो बात ही क्या कह रही। मैं भारतवर्ष के अलावा विदेश में भी काफी जगह और माइनिंग फील्ड में मैं करीबन 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। लेकिन ज्योतिषी गणना, ज्योतिष में भी मैंने पीएचडी किया हुआ है। हाँ। ज्योतिषी गणना के हिसाब से भी ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आता कि केवल हॉरोस्कोप देख के या उसकी कोई चंद्र की गणना करके नीचे कोई स्थिति को पता लगाया जा सके। ठीक है, ये केवल भ्रमित करने वाली बात है। डॉक्टर आरपी पांडे, आप मनोवैज्ञानिक हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या होता है। क्योंकि जैसे सुनीता चावला जी कह रही हैं कि साहब ये अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चीजें और ज्यादा इमेजिनेटिव होंगी, वो कह रहे हैं इंट्यूशन और विजन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब उन बातों को इंट्यूशन और विजन के बीच में हम किस पैरामीटर पर कहां स्थापित करें, वो उनका एक अपना विजन है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। ऐसे में जो मनोविज्ञान है वो इससे कहां जोड़ता है? एक टिप्पणी करना चाहूंगा, फिर पांडे जी उस पर समग्र पर एक टिप्पणी करें। देखिए ऐसा पहली, पांडे जी 1 मिनट लूंगा आपका। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष के आधार पर ये बात किसी ने कही नहीं। हाँ। शोभन सरकार के तो तरफ से जो बात आई उसमें ज्योतिष का हवाला नहीं है, वो दैवत्व है। दूसरी बात सुनिए ना, दूसरी बात विज्ञान की है। मैं नाम भूल रहा हूं, झारखंड के इलाके में एक सज्जन हुए, अभी बहुत वर्ष नहीं बीते, अभी उनका देहांत हुआ करीब 20-22 वर्ष पहले। आंख नहीं थी उनके, जन्मांध थे, वो छोटी एक लकड़ी लेकर चलते थे। लेकिन कुछ उनके पास ऐसा था कि जहां लकड़ी ठक ठक करके कंसंट्रेट कर देते थे अपना ध्यान, तो ये बता देते थे कि इतने बीच में पानी मिलेगा जमीन के अंदर। अब वो साइंस थी, वो साइंस के आगे की चीज थी, वो जाने, लेकिन ऐसा होता था, वो आंखों देखी बात है, कोई प्रागैतिहासिक बात नहीं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, इस मुल्क में दक्षिण का तो नहीं, हिंदी भारत, भाषी भारत, मैंने जितना देखा गांव खेत खलियान, उसके आधार पर कह सकता हूं दफीना जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर जो दफन धन है, उसको लेकर स्वप्न और चर्चाएं हजारों साल से चलती रही। इसकी एक अलग पूरी की पूरी वो है कहानियां की मदतियों की। लेकिन ये प्रसंग इस बार क्यों महत्वपूर्ण हो गया? ऐसा कोई प्रसंग किसी को याद नहीं होगा जब इस तरह की स्मृतियों को, इस तरह के स्वप्नों पर विज्ञान और सरकार की आंशिक मोहर लगी हो। ये पहली बार हुआ है उन्नाव में, इसलिए ये घटना महत्वपूर्ण है, इसलिए घटना जेरे बहस है। वरना मैंने खुद देखे ऐसे ऐसे लोग जिनको स्वप्न आया रात में और उन्होंने अपने घर की खुदाई कराई तो एक लोटा भर निकल गया जितना उनके भाग्य में था। जी पांडे जी बोलिए प्लीज। जी पांडे जी। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं, जब इस तरह की बातें होती हैं, जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं समग्रता के साथ, तो इसके पीछे क्या कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है? क्या कोई मनोविज्ञान भी काम करता है? 100% इस पे रीजंस है। इस पे तो ऑलरेडी तमाम स्टडीज हो चुकी हैं। अबाउट 100 years बैक, रादर इन 1856, सिगमंड फ्रायड की इस पे ड्रीम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पे पूरी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं। आप जरा समझाइए। कहा मैं चाहता हूं कि हम एक क्षेत्रीय हिंदी चैनल हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े समझदार वैज्ञानिक और आईएएस ऑफिसर भी होते हैं और आम तबके के लोग भी होते हैं, तो हम इस भाषा का इस्तेमाल करें जो एक आम तबके के लोग भी समझ में आ जाए, प्लीज। देखिए साहब, ऐसा है कि
बहुत सी चीजों को मैं इस वक्त अब हिंदी में तो ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन भाषा इसकी रखी सरलता के साथ, ताकि आपको लोगों को सुनने में मजा आए। जी जी। ऐसा है कि इस पे सिगमंड फ्रायड ने करीब 100 साल पहले 1889 और 1890s में 1890s में ये साइकियाट्रिस्ट थे वियना में, इन्होंने ड्रीम एनालिसिस के ऊपर बहुत वर्क किया और इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किया। इनका अपना लिखा पढ़ी में जो लाइब्रेरीज हैं कि दिमाग जो है कभी नहीं सोता, ब्रेन नेवर स्लीप्स। अगर दिमाग सो गया तो आदमी सो जाएगा। तो कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच एक सेंसर होता है। अगर वो सेंसर लेयर फ्री हो गई तो जो फेनोमेना, जो इम्पल्सेस किसी भी तरह से एक्ट में आ गए, वो थॉट्स और फीलिंग्स कॉन्शियस फेनोमेना में कन्वर्ट हो गई। तो वो प्रिडिक्शंस हो गए। तो जो वो प्रिडिक्शंस हो गए, तो सिगमंड फ्रायड का वर्ड है कि इट इज अ रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ड्रीम्स आर ऑलवेज मीनिंगफुल। ये लिखा पढ़ी में है। तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये फैक्ट है कि सभी ड्रीम्स सत्य नहीं होती। सभी ड्रीम्स सत्य नहीं होते। सभी ड्रीम्स सत्य नहीं होते। अब इतना किसी के अंदर पावर्स हैं कि कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच जो सेंसर लेयर है वो फ्री हो गई। तो जो भी थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो उसको ड्रीम्स को डिस्टर्ब न करके जो रेप्रेस इम्पल्सेस हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए ड्रीम्स मीनिंगफुल हो जाते हैं। इसलिए ये ड्रीम जो है हमें लगता है कि मीनिंगफुल है, इसलिए कि उन्होंने सपनों की बात तो आप लोग कर रहे हैं। किसी चैनल पे भी आता है कि वो सपने में नहीं, कभी सोते ही नहीं। तो ये चीज ज्यादा जो सिगमंड फ्रायड ने आज के 100 साल पहले कही वो सत्य प्रतीत होती। जैसे कभी किसी ने कहा था पृथ्वी गोल है और नहीं मानेगी, आज 100 साल बाद मान लिया किसी ने कहा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं, न्यूटन ने कहा था कि नहीं। पंडित साहब, हम आपके पास आएंगे, भी तो बहुत लंबा समय है आप सबके साथ व्यतीत करना है। महंत आनंद गिरी साहब हमारे साथ हैं। आप इलाहाबाद स्थित बड़ा हनुमान मंदिर के महंत हैं। गिरी साहब, स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं आपको। जी धन्यवाद जी। ये तमाम तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग एंगल्स पर हम बात कर रहे हैं। कोई सपने की बात करता है, कोई हिस्सा मानता है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, ज्योतिषी गणना के हिसाब से बात करता है तो कहता है ऐसा हो नहीं सकता। कोई मनोविज्ञान के हिसाब से बात करता है तो बोलता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सपने हमेशा सत्य हो, ये संभव नहीं है। आपके हिसाब से, धार्मिक हिसाब से क्या मान्यताएं हैं, क्या चीजें हैं ये? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से ये बताना चाहता हूँ कि धर्मो रक्षित रक्षित है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और भारतीय संस्कृति, भारत देश सोने की चिड़िया आज से नहीं, अनादिकाल से कहा गया है। तो आप इस बात को पूर्णतः सत्य मान के चले कि भारत के हर देवस्थान के अंदर परमात्मा की इतनी कृपा है कि वो पूरे देश को चलाने की क्षमता रखता है। हर जगह कहीं न कहीं हमारे पूर्वज ये सोचते थे, मानते थे कि ये जो हीरे जवाहरात, ये जो धन है, ये कभी आने वाले समय में हमारी जनता के और हमारे देश के हित के काम आएगा। इसलिए वो जगह जगह पर है और स्थापित है। और आज अगर हमारे देश की जनता अगर धार्मिक हो जाए, पूर्ण रूप से शराब और मांस का त्याग करे और वास्तविक रूप से अपने चारित्रिक का निर्माण करे, तो निश्चित तौर पर उस भारतीय को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। महंत जी, बकरा ईद के दिन आप मांस त्यागने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पर भी आपत्ति करें, इस पर भी नाराजगी जताएं। कोई आपत्ति करता है तो वो कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार है। परंतु जहां मैं अपने धर्म की बात करता हूं, जहां मैं अपने कर्तव्यों की बात करता हूं, क्योंकि मैं धर्म का ठेकेदार हूं। आपकी बात ठीक है महंत जी। मेरा सवाल बहुत फोकस्ड था। हम थोड़ा सा उससे दूसरी तरफ चले गए। हमने एक लार्जर रूट अपना लिया। हमको छोटे से सवाल का सटीक पिन पॉइंटेड जवाब देना होता है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब इस तरह की चीजें होती हैं
सपना आता है महंत जी को, किसी गुरु जी को, जिनको दैवत्व के तौर पे वहां के लोग मानते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। मैं उनको, शोभन सरकार साहब को भी प्रणाम करता हूं, उनके प्रति भी पूरा आदर व्यक्त करता हूं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे रूबरू नहीं हुआ, मैं उनसे मिला नहीं, उनकी जो कीर्ति सुकीर्ति है वो तक मेरे पास मुझ तक जरूर पहुंची है, इसलिए मैं लोगों की भावनाओं के आधार पर उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इस तरह के सपने आते हैं सामने महंत आनंद गिरी, तब धार्मिक तौर पर इनका क्या महात्म्य होता है, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। देखिए, निश्चित तौर पर धार्मिक तौर पर सांकेतिक एक उदाहरण होता है कि आप आने वाली घटनाओं से परिपूत हो रहे हो। जब कोई व्यक्ति साधक बनता है, साधना करता है, तो उसके जीवन में उसी प्रकार के सपनों का घटनाक्रम बढ़ता है, जो ज्योतिष के रूप में बहुत महत्व इसका दिया गया है। और सपनों की दुनिया अगर आप वास्तविक रूप से जीते हो तो सपनों की दुनिया कहीं न कहीं सार्थक होकर के सिद्ध होती है। इसमें एक बहुत सुंदर सा घटनाक्रम आता है कि जब लाक्षागृह की घटना महाभारत काल में घटती है, तब भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को स्वप्न होता है कि आने वाली रात्रि तुम्हारे पांडवों की मृत्यु की रात्रि है। तो उसी स्वप्न के आधार पर पांडव लाक्षागृह जैसी भयंकर घटना से बचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं सत्य तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सत्यता है। और महात्मा ने स्वप्न देखा है, महात्मा ने कोई बात कही है, तो निश्चित तौर पर वहां पे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि धार्मिक रूप से आप अपन समझते हो, ठीक है, तो धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी, आप हमारे साथ रहिए। सुनीता चावला जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी, क्योंकि आपने जिस थ्योरी को विजन और इमेजिनेशन के बीच की एक दशा बताया, उसको तो महंत जी एकदम एक बात मैं कहूं, फिर सुनीता जी बोले। हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू धर्म स्थान पर चले जाइए, किसी भी 5% हो सकता है अपवाद हो, 95% पर मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूं। वहां जाइए और वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए कि इस मंदिर में मूर्ति के आविर्भाव का प्रसंग क्या है, ये मूर्ति कैसे प्रकट हुई थी। एक ही बात आएगी, यहाँ के मुखिया को, यहाँ के गणरिया को, स्थानीय रानी को, स्थानीय राजा को, चरवाहे को स्वप्न आया और हुआ कि भाई इतनी कोस दूर पर मूर्ति है, मुझे निकालो या उसे निकालो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो। हर जगह यही इन्हीं प्रसंगों से देवस्थान बने हैं। वहां कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नुमाइश नहीं थी। इसका मतलब कहीं कोई रिश्ता था लोगों में, जी, लोगों की चेतना और उस दिव्य सत्ता के बीच कहीं कोई रिश्ता था। जी, सुनीता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पहले तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म, जैसे हम मानते हैं कि एक पिछला जन्म होता है, और हमारी संस्कृति में तो ये माना जाता है कि मनुष्य जो जन्म लेता है वो कई जन्मों के बाद आत्मा ये शरीर धारण करती है। लेकिन उस व्यक्ति की जो नॉलेज होती है, जो उसकी मतलब ब्रेन में जो वो होती है, वो सब एक्यूमुलेटेड होती है, सारी इकट्ठी हुई होती है। लेकिन उसको कार्मिक अमनीजिया हो जाता है, यानी कि वो भूल चुका होता है कि उसके पिछले जन्म में उसने कितनी नॉलेज कलेक्ट की हुई है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, वो गाना, जैसे गाना गाता है, कितना भी रियाज कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कर्म कर ले, वो लता मंगेशकर या किशोर कुमार नहीं बन सकता। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कितनी भी पढ़ाई कर ले, वो आइंस्टाइन नहीं बन सकता। तो ये कुछ जन्म के, हमारे पिछले जन्म के संचित कर्म होते हैं, जो नॉलेज हमारे ब्रेन में स्टोर्ड होती है। तो एक ये बात को कोई जुटला नहीं सकता कि मतलब एक व्यक्ति इंट्यूशन से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल हमारे ही इसमें नॉस्ट्रेडामस थे, जो इतने बड़े थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनको भी तो सिर्फ उन्होंने इतने पहले से देखा। राघव साहब, जो तर्क मैडम दे रही, उन तर्कों से सहमत हैं आप? नहीं, ऐसा है, ज्योतिष में कहीं भी नहीं है। एक कोई कर्ण पिशाची ऐसी विद्या है जो तांत्रिक विद्या है, उससे कर्ण पिशाची जरूर बता सकती है, लेकिन ज्योतिष में ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे कि कोई नीचे गड़ा हुआ धन को बता सके। नहीं, जैसा अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, मामला ज्योतिषी का है ही नहीं, ये उससे ऊपर का मामला है। ये वो जो परालौकिक सत्ता है उसके और संत महात्मा जी के वैचारिक स्तर पर जो कन्वर्सेशन हुआ, जिसको आज तक विज्ञान भी पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, ये तो वो वाला मामला है, बता रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। क्योंकि देखो, ऐसा है कि जियोलॉजी बता सकती है, जियोलॉजिस्ट बता सकता है, क्योंकि आजकल तो विज्ञान का जमाना है साहब, कहां परी सत्ता को आप बात कर रहे हैं।
ना एक सवाल मेरा और है। चलिए, आप मुझे अच्छा लगा कि एक ज्योतिषाचार्य विज्ञान के ऊपर इतना गहन अध्ययन किए हुए हमारे साथ है पैनल में, वरना बहुत सारे मैंने ज्योतिषाचार्यों को देखा जो विज्ञान को सिरे से खारिज करते हैं, और वैज्ञानिकों को देखा जो ज्योतिषियों को तमाशा बताते हैं। आप इन दोनों का कॉकटेल हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जियोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने भी बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स किया है, तो शायद थोड़ा सा मैं भी जानता हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि